सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उसे सही करना है। चलिए लगाइए सभी लोग तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन लगाइए आपके सामने है कि चेचक की वैक्सीन जो है, सबसे पहले चेचक की वैक्सीन जो किया गया था यानी स्मॉल पॉक्स का खोज जो किया गया था वैक्सीन का, एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? आप जानते हैं डॉक्टर जेनर हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी हो जाएगा, बी। ये याद रखिएगा। लुइस पास्चर ने रेबीज के टीका की खोज किया था। रेबीज जो है वायरस जनित बीमारी होता है। रेबीज जो है पागल कुत्ता काटने से होता है और इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है यानी पानी से डर लगने लगता है। क्वेश्चन 2 देख लीजिए। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना है। तो कॉफी आप लोग जानते हैं, कॉफी में कैफीन पाया जाता है और कॉफी जो मिलता है कर्नाटक में अधिक मिलता है और देश में पूछे तो ब्राजील में। तो ये हो जाएगा कॉफी बीज से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में होता है? अगर विद्युत उत्पन्न करना है तो कौन से धातु का उपयोग करोगे? विद्युत उत्पन्न करना है, देखो विद्युत को उत्पन्न करना है यानी कि विद्युत बनाना है, और धातु इसमें कौन सा किसका प्रयोग कर लोगे तुम लोग? यूरेनियम का। यूरेनियम 235 आप जानते हैं, इसका विखंडन किया जाता है। थोरियम का, प्लूटोनियम का, इस सब का इस्तेमाल किया जाता है तुम्हारा एनर्जी बनाने में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए। और अगर पूछे कि आपको जो तार बनाया जाता है या तड़िक चालक जो बनाया जाता है बिजली से बचाने के लिए, उसमें तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। लोहा तो तुम लोग जानते ही हो, लोहा मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पैराइट्स, ये इस सब लोहा का ये सब अयस्क है। और एल्युमिनियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो ये आपको हवाई जहाज के कलपुर्जे, ट्रेन के कलपुर्जे, ट्रेन के आपका डिब्बा अब एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। पृथ्वी के समीप पाए जाने वाले वायुमंडल परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के समीप यानी पृथ्वी के सबसे निचली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। तो पृथ्वी के समीप या पृथ्वी के सबसे नीचे वाली जो वायुमंडल परत है उसको क्या कहा जाता है? 56 सही हुआ। चलो सभी लोग हम देखेंगे आप लोगों का, पहले सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों का स्कोर देखा जाएगा, डोंट वरी। चलो, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाले वायुमंडलीय परत को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, ठीक, यानी क्षोभ मंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर को कहा जाता है समताप मंडल, जहां पर ओजोन मिलता है यानी O3 मिलता है, और ओजोन का कभी कभी गंध पूछ देता है, सड़ी हुई मछली की तरह होता है। ओजोन जो होता है कौन से मंडल में मिलता है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, समताप आपको मंडल में मिलता है, ठीक। और आप जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है आपको O3 का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी कि CFC है, फ्रियोन है। और आप जानते हैं कि ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन के अवक्षय को रोकने के लिए, या ओजोन को जो अवक्षय कर रहा है उस गैसों को कम उत्सर्जन करने के लिए। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है या इसका परत का जो देखा जाता है कहां पर थिकनेस ज्यादा है, वो डॉप्सन से मापा जाता है। किससे? डॉप्सन से देखा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अब आपसे ये पूछ सकता है, तो चलो ये सभी क्वेश्चन पूछेगा, अगर ओजोन हट जाता है तो क्या हो जाता है? पराबैंगनी किरण आ सकता है और उससे आपको चर्म रोग जैसे आपको कैंसर हो सकते हैं। आयनोस्फीयर तो तुम लोग जानते हो, आयन मंडल, जहां से रेडियो वाला जो भी सिग्नल आता है वहां से लौटकर, ये सब आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, थोड़ा से चूक आपका आंसर बदल गया, आपको माइनस में जाना पड़ेगा। माइनस नहीं मतलब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक। चलो 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 ठीक है, पढ़ाते हैं तो बढ़िया बात है ना, बढ़िया से पढ़िए आप लोग, ठीक। चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हैं आप लोग क्या होता है? जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? सो प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट जब होगा यानी सूखेगा, यानी सेट होने की प्रक्रिया में अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रोजन होता है, ठीक। अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रोजन होता है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब आप कहोगे कि सर जी तो आपको ये बनाया कैसे जाता है? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखो, एग्जाम में पूछेगा। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और ये कब बनाया जाता है? ये जो बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बनाया जाता है तुम्हारा जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। और इसको क्या किया जाता है कि 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब जाकर बनता है तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिप्सम से बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। NaOH का मतलब NaOH कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? ठीक, ये कहा जाता है सोडियम का हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसका नाम है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा।
बात करें बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को कहा जाता है खाने वाला सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक होता है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा होता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू आपको क्या होता है 10H2O हो जाता है, ठीक। ये जो हो जाता है आपको धोने वाला सोडा हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बेकिंग सोडा हो जाएगा, ये सॉरी कास्टिक सोडा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कास्टिक सोडा। NaOH को क्या कहा जाता है कास्टिक सोडा, और खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा, और धोने वाला सोडा को तो आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, बताओ। इसमें कंफ्यूजन हो गए होंगे बहुत लोग, कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन हुए कि बबुआ गए, कंफ्यूजन हुए कि गए। इसमें क्या होता है प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा जब तो अवतल दर्पण, और यही अगर पूछे कि आवर्धक लेंस कौन सी है, आवर्धक लेंस में अगर पूछता तो हो जाता उत्तल लेंस, यानी लेंस पूछे तो उत्तल, उत्तल लेंस। आवर्धक होता है, आवर्धक मतलब बड़ा कर देता है, और दर्पण पूछे तो अवतल दर्पण। वहीं जब छोटा कोई चीज कर देगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो आप देखोगे छोटा लेकिन विस्तृत, यानी कि दूर से बहुत से छोटा छोटा वस्तु को दिखाई देने लगता है, साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उत्तल किसका, दर्पण का, उत्तल दर्पण का। और यहीं आप देखोगे कि अवतल लेंस क्या कर देता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस छोटा छोटा वस्तु कर देता है, छोटा कर देता है, बड़ा को छोटा कर देता है, ठीक। तो दोनों में संबंध आपको पता होना चाहिए। यह साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और आप देखोगे यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कहां पर, सर्च इंजन में प्रयोग किया जाता है, सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है, जो कान आंख गला ये सबको देखने के लिए जो सर्च लाइट होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह चीज को बड़ा कर देता है, ठीक ना। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक अवतल लेंस का प्रयोग देता है कहां किया जाता है। अगर अवतल लेंस का पूछे कहां प्रयोग किया जाता है तो ये निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। वहीं अगर पूछे उत्तल लेंस का कहां प्रयोग किया जाता है तो दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, कुछ सीमा तक वस्तु की सभी आकृति संपीड़ित की जा सकती है। कुछ सीमा तक, कुछ ही सीमा, यहां ध्यान रखना, ये भूल गए तो तुम्हारा आंसर बदल जाएगा, ठीक। यानी कुछ सीमा तक वस्तु की सभी आकृति संपीड़ित की जा सकती है, वो विशेषता क्या कहलाती है। तो जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि सबसे अधिक क्या है, प्रत्यास्थ धातु तुम लोग लगाते होगे, कौन सा, स्टील को लगाते होगे। सो प्रत्यास्थ मतलब होता क्या है, उसको लचाएं, यानी कि उसको हम उसका आकार बदले लेकिन फिर से वही आकार में आ जाए। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड में होता है कि आप उसको बदल देंगे ना तो वो सेम उसी आकार का हो जाएगा, अपने सेम अवस्था में नहीं आएगा। बस यही होता है प्लास्टिड और प्रत्यस्थता में अंतर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यस्थता हो जाएगा, जो कुछ सीमा तक क्या होता है आकृति में संपीड़ित की जा सकती है, इसको बदला जा सकता है फिर, लेकिन यही आपको अपने सेम आकृति में आ जाता है। ये क्या होता है प्रत्यस्थता होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन आगे देखो 9, ताप के मापने की इकाई इसमें से कौन है, लगाओ। ताप की मापने की इकाई इसमें से कौन होगा। देखो ताप जो होता है ना, टेम्परेचर, उसको मापने का ऐसा ही इकाई पूछा था इस बार के 64 वाले दरोगा के एग्जाम में, जो आया था ना एक्सरसाइज वाला उसमें। लेकिन ये पूछ रहा है ताप के मात्र इकाई, सो सेल्सियस। सेल्सियस होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, पानी जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। वैसे ही केल्विन जो होता है ये ऐसा इकाई होता है, ऐसा इकाई आपको पता होना चाहिए। और केल्विन में देखोगे तो क्या होता है 273 केल्विन पर देखोगे कि पानी जम जाता है, यानी कि जम जाएगा, यानी निम्नतम पॉइंट ये जो आपको पानी वाला जमने वाला हो जाएगा। और ये देखोगे पानी उबलेगा 373 पर, 373 केल्विन पर। आपसे पूछे रोमर में तो 0 रोमर पर क्या हो जाता है, पानी जम जाता है, 80 रोमर पर क्या हो जाता है, पानी उबलने लगता है। आपसे फरनाहाइट में पूछता है तो फरनाहाइट में 32 फरनाहाइट पर क्या होता है, पानी जम जाता है, और 212 फरनाहाइट पर क्या हो जाता है, पानी उबलने लगता है। ये सब ये आपको पानी जमने का बिंदु हो गया अलग अलग टेम्परेचर का, ये पानी उबलने का बिंदु हो गया अलग अलग टेम्परेचर का, ठीक। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेल्सियस होता है, ठीक। क्वेश्चन 10 देख लीजिए, ट्राई बेसिक एसिड कौन है। डाई बेसिक एसिड होता है, ट्राई बेसिक एसिड होता है। जैसे डाई बेसिक एसिड कौन होगा, H2SO4, यहां से 4 आपको देखोगे, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, 2 प्लस हाइड्रोजन निकलता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका डाई बेसिक। ये पूछता है ट्राई बेसिक, तो फास्फोरिक एसिड, H3PO4 को क्या बोला जाता है, फास्फोरिक। यहां से देखोगे 3 हाइड्रोजन निकलेगा, 3 हाइड्रोजन अन्य निकलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ट्राई बेसिक हो जाएगा, ट्राई बेसिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे तो। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिए 11 देख लीजिए,
एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। और एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? ये पूछ रहा है। देखो विटामिन जो होता है, विटामिन बी और बी और सी, विटामिन बी और सी जो होता है, विटामिन बी और सी जो होता है, ये आपको जल में वाटर सोल्यूबल होता है। और आपको देखोगे विटामिन जो होता है, विटामिन आपको यहां पर हो जाएगा ए प्लस विटामिन आपको हो जाएगा के प्लस विटामिन डी प्लस विटामिन ई, ये सब क्या होता है? वसा में होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अब यहां पर देख लो, तुमसे पूछ रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है जो कि आंवला में सबसे अधिक मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग भी हो सकता है। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। और आपको पता है कि खट्टे फलों में यह मिलता है, आंवला में सबसे अधिक मिलता है। स्कर्विक रोग हो सकता है खून मसूड़े से जो आने लगते हैं, ठीक। विटामिन ए आप जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकता है। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल यानी आंख की बीमारी हो सकता है, गाजर में सबसे अधिक मिलता है। विटामिन बी का कम्प्लेक्स होता है, B1 जो होता है थायमिन होता है, B2 जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। ऐसे ही आपको देखिएगा कि B3 होता है, B6 होता है, B9 होता है, B11 भी होता है और B12 होता है साइनोकोबालिन। तो विटामिन B1 के कमी से पूछता है आप लोगों को, आपको बेरी बेरी रोग हो सकता है, थायमिन इसका नाम है। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफिरोल इसको कहा जाता है और ये सूरज के प्रकाश में मिलता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी हो सकती है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमैलेशिया हो सकता है। और विटामिन ई की कमी से टेकोफेरोल नाम है विटामिन ई का, उससे जनन क्षमता कमजोर हो सकता है। और विटामिन के तो तुम लोग जानते ही हो, ब्लड क्लोटिंग में उत्तरदायी होता है और इसका नाम है फिलोक्विनिन। क्वेश्चन 12 देख लो, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करेगा? धातु, कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एक ही गैस उत्पन्न करेगा, वो उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस देता है। पूरे यूनिवर्स में देखा जाए सबसे अधिक जो गैस पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है। सूरज में देखा जाए 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और हाइड्रोजन के संलयन से ही क्या बनता है? तुम्हारा हीलियम बनता है और हाइड्रोजन संलयन करता है, यानी सूरज की ऊर्जा का स्रोत जो है यह है। अमोनिया का प्रयोग आप लोग जानते ही हो, तो आपको खाद के रूप में ही होता ही है अमोनिया का प्रयोग। क्लोरीन का प्रयोग तो जानते ही हो, क्लोरीन का प्रयोग होता है तुम्हारा विरंजक चूर्ण बनाने में, ठीक, CaOCl2। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्लोरीन जो पानी के जीवाणु होते हैं खरतान, उनको मारने के लिए किया जाता है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 किसका आपको अधातु तत्व है? 287 यानी कि 287 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, प्लस कर दो, टोटल यहां पर जोड़कर निकाल लो, 10 7 17 हो जाएगा। किसका परमाणु संख्या 17 होता है? तो क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है? 17 होता है। विरंजक के रूप में भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए तुमको, ठीक। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, स्विमिंग पूल के पानी साफ करने के लिए आपको इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसके कीटाणु मारने के लिए। बाकी सब वही चीज है। ऑक्सीजन जो हमारे पृथ्वी वायुमंडल में मिलता है, ये कितना मिलता है? ये मिलता है लगभग 21% और एक्यूरेट पूछे तो 20.94% मिलता है। एक नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना मिलता है? 78% मिलता है। CO3 हमारे वायुमंडल में कितना मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मिलता है। आर्गन हमारे वायुमंडल में कितना मिलता है? तो 0.93% मिलता है। क्वेश्चन 14 देख लो, जाइलम का कार्य क्या होता है? बताओ जाइलम का क्या कार्य होता है? लगाना है। जौ से जाइलम और जौ से जल, यानी कि जब जड़ से जड़ भी होता है। जड़ से पानी यानी मिट्टी से पौधे पानी लेकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जाइलम के द्वारा। कौन देना? जाइलम के द्वारा। सो ये क्या होता है? जाइलम एक उत्तक है और ये आपको जल का संवहन करता है। और वही खाद्य पदार्थों का जो संवहन करता है, पत्ती खाना उना बनाती है, उसका एक जगह से दूसरी जगह खाना जो पहुंचाता है वो होता है फ्लोएम। ये भी पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा। और जल कहां से आती है आपको जो पेड़ में? तो वो मिट्टी से आती है, यानी अंदर से जमीन से लेता है जड़। क्वेश्चन नंबर आपको 15 देख लो, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन होता है कि एक बार परिवर्तित हो जाने के बाद वो अपने मूल अवस्था में नहीं आ सकता है। रासायनिक परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा आग लग जाएगा तो कोई भी चीज जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक। दही, दूध से दही बन जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा। दूध का फट जाना हो जाएगा, ठीक, ये सब हो जाता है। कागज का जलना होता है, ये सब। तो ये देखोगे इसमें आपको दूध का खट्टा होना होगा, कागज का जलना होगा, कोयला का जलना होगा, ये सभी हो जाएगा। बाकी पानी का उबलना, पानी अगर उबलेगा तो वाष्प में होगा और फिर वाष्प को ठंडा करोगे तो पानी प्राप्त किया जा सकता है। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ये जो है आपको रासायनिक परिवर्तन ना होकर भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 16 लगा लो, H2SO4 में एटमोसिटी क्या है? परमाणुकता क्या है ये आपको बताना है। H2SO4 में यहाँ पर H3 आपको SO4 भी दे सकता है, ये बताना है। H2SO4 में बताइए क्या होगा?
यानी कितने परमाणु हैं। परमाणुकता बोलता है ना, परमाणुकता, ये बताइए परमाणुकता ये जो होता है यानी कि एक अणु में कितने परमाणु हैं। बस आसान है, इसे ही एटमोसिटी कहा जाता है। ये देख लो, यहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, सल्फर के 1 परमाणु हो गए और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए। बस जोड़ दो, 3 4 7 7 हो गया इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, साबुन का सह उत्पाद क्या होता है। साबुन जो होता है इसका सह उत्पाद जो होता है, आराम से लगा लो, क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। मेथनॉल को बोला जाता है तुम्हारा दारू जो होता है, ये क्या होता है, मेथनॉल जो होता है ये तुम्हारा जहरीला दारू होता है, जिससे अंधापन हो सकता है, मर सकते हो। एथनॉल को तो दारू बोला ही जाता है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 पीने वाला। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी जान रहे हो कि बीपीएससी ने एक टीचर की भर्ती में परीक्षा में एग्जाम में आपको लिया था। लगभग जो लड़के थे नहीं देखे ऑप्शन और बढ़िया से नहीं पढ़े, गलती लगा दिए कि पानी जो होगा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें क्वेश्चन ये था कि कोई किरोसिन के तेल है, किरोसिन के तेल में क्या हो गया, बर्फ डाल दिया गया। तो किरोसिन के तेल में बर्फ डाल दिया गया तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या वो परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। पानी अपने किरोसिन के तेल आपको जो है बाहर गिरेगा कि नहीं गिरेगा। भैया किरोसिन के तेल तो खुद पानी के ऊपर आ जाएगा, और ऑप्शन दिया था बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बहुत लोग अपरिवर्तित लगा दिए सेम क्वेश्चन समझकर। तो क्वेश्चन पहले देखो क्या पूछ रहा है। जब घनत्व कम है भैया तो पानी ऊपर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, किरोसिन की तेल ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा था, और लगाने के लिए लोग क्वेश्चन क्या लगा दिए। गिलास मतलब गिलास में पानी, गिलास उसमें बर्फ तैर रहा है और बर्फ पिघलेगा तब पर भी वही रहेगा, स्थिति क्या रहेगा, वही रहता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है। मध्य कर्ण, कान के मध्य में 3 हड्डी पाई जाती है ना, कनवा में जो तुम्हारा 3 हड्डी होता है। देखो ऐसे तो बचवा जन्म लेगा तो कितना हो जाता है, 300 हड्डी होता है। 300 क्या होता है, 300 हड्डी होता है। और जैसे ही वो बाल अवस्था में आता है 208 हड्डी हो जाता है, और जैसे ही युवा हो जाएगा यहाँ पर 206 हड्डी हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा, 206 हड्डी हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन किया जाता है। एक हाथ में 30 को हड्डी होता है तो 2 हाथ मिला लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 60 को हड्डी हो जाएगा। एक पैर में 30 को हड्डी होता है तो 2 पैर मिला लिया जाए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 को हड्डी हो जाएगा। ये पसली जो होता है ये 12 जोड़ी में होता है, यानी कि टोटल देखा जाए तो 24 को हड्डी होता है। जानुफलक एक हड्डी का नाम है। जानुफलक हड्डी पैर में पाया जाता है, घुटने को कहा जाता है जानुफलक। ना बोला जाता है कि जानू तेरे के फलक पर लेकर जाएंगे, यानी जो लड़का बोलता है ना कि जानू तेरे को चांद पर लेकर जाएंगे, तेरे को फलक सितारों पर लेकर जाएंगे, वो ज्यादा नहीं लेकर जाता है, उसको घुटने के लेकर जाता है, घुटने पर लेकर जाता है। ठीक, तो घुटना का जो हड्डी होता है उसे कहा जाता है जानुफलक। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब ये जो चीज है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि टिबिया कहाँ का हड्डी होता है, टांग का होता है। वैसे ही कान में 3 हड्डी पाए जाते हैं, मिलियस पाया जाएगा, इनकस पाया जाएगा और स्टेपिस पाया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कनवा के कौन हड्डी नहीं होगा, क्योंकि मिडिल में ही पाया जाता है। कनवा में हेमेट हड्डी नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। ठीक, हाँ सर ऑल सब्जेक्ट कमो, अरे ऑल सब्जेक्ट का आएगा, काहे तुम चिंता किए। ऑल सब्जेक्ट के पहले प्रीवियस ईयर खत्म करा लेते हैं। प्रीवियस ईयर जैसे ही खत्म हो जाएगा ऑल मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को मिलने। ठीक, जैसे कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मिसलेनियस का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, एकदम 100 क्वेश्चन एकदम चुनिंदा चुनिंदा। चिंता काहे करियो, हम है ना। चलो यहाँ पर, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग, चंद्रमा पर वस्तु के पलायन वेग का क्या होगा। अभी इसमें लोग कंफ्यूजन होकर गलती लगा दी। इसमें साफ साफ बोल रहा है कि पृथ्वी पर जो पलायन वेग होता है वो कितना होगा भैया, 11.2 हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। यानी जिस वेग से किसी वस्तु को अगर फेंक दिया जाए तो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र बाहर निकल जाएगा छोड़कर। और ये चंद्रमा का 2 पॉइंट कुछ होता है, तो ये ओबीसी सी बात है, चंद्रमा का कम होगा और पृथ्वी का ज्यादा होगा। तो ये पूछ क्या रहा है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा भैया, अधिक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पलायन वेग जो होता है पृथ्वी पर वो अधिक होता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिक होगा। कम कहां से होगा, फिर क्वेश्चन में पढ़ने में तुम लोग दिक्कत लगा दे रहे हो। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग, वेग यहाँ के पलायन वेग क्या होता है, जिस वेग से किसी वस्तु को फेंको तो वो निकल जाए बाहर, 11.2 किलोमीटर है। और चंद्रमा का कितना है, 2.2 या 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड आपको सेकेंड है। तो किसका ज्यादा हुआ, पृथ्वी का ज्यादा हुआ। तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर वस्तु के पलायन वेग से होगा, ज्यादा होगा, यानी अधिक होगा। आराम से तुम लोग क्वेश्चन लगाते, तो क्वेश्चनवा बढ़िया से पढ़ोगे तब ना,
ठीक ना। क्वेश्चनवा बड़ा ये पूछता थोड़े ना आपसे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी को चंद्रमा से कंपेयर किया है भाई, चंद्रमा से पृथ्वी को नहीं कंपेयर किया है। चलो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 21, 18 कैरेट सोने का प्रतिशत होगा, यहां पर प्रतिशत हो जाता है। 18 कैरेट सोने में जो प्रतिशत पाया जाता है सोना, मतलब 24 कैरेट का सोना क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। 18 होगा यानी कि 18 और 6 यानी ये होगा 75%, और मान लो 6% तांबा इसमें हो जाएगा यानी 25%, ये हो जाएगा 100, यानी 18 कैरेट का सोना क्या होता है 75% का होता है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, इसका मतलब जरूरी नहीं है 24 कैरेट के सोने का आभूषण बनाया जाता है, ना बन पाएगा, टूट जाएगा तुरंत। इसलिए इसमें 22 कैरेट सोना लिया जाता है और 2 कैरेट का तांबा लिया जाता है, और इसको बनाया जाता है तुमको आभूषण, जो तुम्हारे ब्याह शादी तिलक उलक में चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 22, लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। लोहा के गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, लोहा को गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। सर जी मुझको चश्मा लग चुका है, बिहार पुलिस क्लियर कर लूंगा ना सर जी, प्लीज बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, चश्मे वाले भी जाते हैं, बशर्ते ये देखना है कि आपका पावर कितना है, ठीक। और वो मेडिकल टीम देख सकता है, सर जी नहीं देख सकते हैं, कोई बात नहीं, अपना तैयारी में लगे लिए। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु का प्रयोग होता है। लोहा जो होता है उस पर एक जिंक की परत चढ़ाया जाता है, किसका, जिंक की परत चढ़ाया जाता है, कि लोहा जो होगा आपको जो नमी होगा उससे ऑक्सीकरण ना कर पाएगा, रिएक्शन ना कर पाएगा। और जब भी लोहा नमी से आपको रिएक्शन करता है, ऑक्सीकरण करता है, तो लोहा का वजन बढ़ जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और उसी से बचाने के लिए या तो उस पर मोबिल लगा दिया जाता है, या ग्रीस लगा दिया जाता है, या बहुत ही अच्छा कर दिया जाता है कि तांबा की परत चढ़ा दिया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यस्दीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 लगाइए, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था। सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था बेचारी थी सॉरी, और इसका मृत्यु हो चुका था। तो ये अब बताना है इसका क्या नाम था। एक कुतिया थी, रूस ने भेजा था 1957 में, और ये देखोगे ये क्या थी, कुतिया थी, ठीक। अंतरिक्ष में भेजा गया, इसका नाम लाइका था, ठीक। तो कुत्ता दिया हुआ है तो समझ लो वही कुतिया, कुत्ता समझ लो। अब यहां पर कुतिया देना चाहिए था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा, डी। चलो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। सो ध्वनि तरंग क्या होती है कि जो सोर्स से उत्पन्न होती है उसके एकदम पैरेलल चलती है। यानी मान लो हम यहां से बोल रहे, ऐसे माइक से बोल, ऐसे मान लो बोल रहे, तो ये आपको क्या चल रही है, पैरेलल एकदम चल रही है, ठीक ना। ऐसी पैरेलल जा रही है ध्वनि तरंग एकदम निकल के, जैसे ये कैसे चल रही है, जैसे तुम तीर लेकर छोड़ते हो ना, सामने एकदम पैरेलल निकलता है, वैसे ये चलती है। और ये आपको अनुधारित तरंग है, और ये कभी भी माध्यम की जरूरत होता है, इसमें क्या होता है, माध्यम की जरूरत होता है, बिना मीडियम के नहीं चल सकता है, ठीक। तो ध्वनि तरंग नहीं चल सकती भैया, निर्वात में नहीं चलती है। किसमें, निर्वात में नहीं चलती है, याद रखिएगा। सबसे अधिक ध्वनि तरंग चलती है ठोस में, उसके बाद तरल में, उसके बाद गैस में, याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, किलोवाट आवर किसका इकाई है। किलोवाट आवर जो है ये किसका इकाई है, बताइए। किलोवाट आवर किसका इकाई है। देखो किलोवाट अगर मात्र पूछता तो वो हो जाता तुम्हारा शक्ति का इकाई, लेकिन इसमें घंटा जोड़ दिया, मिनट जोड़ दिया, सेकेंड जोड़ दिया, यानी गुणा कर दिया, सो वो चीज हो जाता है तुम्हारा ऊर्जा। यानी ये जो आपको किलोवाट घंटा जो हो जाएगा ये ऊर्जा की इकाई हो जाएगा। इसमें होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। और जूल क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी ये होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। शक्ति के मात्रक क्या होता है बबुआ, वाट होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है भैया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग का मात्रक क्या होता है भैया, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सब भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया। ये जो लार्वा छोड़ा जाता है ये मेढक द्वारा छोड़ा जाता है। मेढक में कितना कोष्ठ होता है, मेढक जो होता है उसका जो हृदय होता है, हृदय ये 3 कोष्ठ में डिवाइड होता है। हम लोगों का जो हृदय है 4 कोष्ठ में डिवाइड है। मछली सबका हृदय जो है 2 कोष्ठ में डिवाइड है। ये पूछ रहा है तुमसे कि जो लार्वा होता है ये लार्वा जो उत्पन्न करता है, मेढक उत्पन्न करता है, और जो ये काया अपना बदलने लगता है यानी कायांतरित होने लगता है, इसके द्वारा ये वयस्क में बदलने लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु की ऊर्जा प्राप्त करना है तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा, बताओ इसमें से।
तो परमाणु, यही देखो क्वेश्चन नंबर सेम आ गया, वो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का आप देखोगे 235 इनरिचमेंट कर कर बनाया जाता है, यानी शुद्धिकरण यूरेनियम का ही समस्थानिक है। अब ये देखोगे यूरेनियम जो है 238 पूरे सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, यूरेनियम 238 पाए जाते हैं। अब आपसे पूछे क्वेश्चन कि सर जी यूरेनियम सबसे अधिक कौन देश से आपको होता है उत्पादन, तो हो जाएगा कजाकिस्तान, उसके बाद आ जाएगा कनाडा। हम लोग यहाँ यूरेनियम जो होता है ये झारखंड के जादूगोड़ा में देखोगे है खान। क्वेश्चन 28 देख लो, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार कक्ष पर चक्कर लगाती रहती है या घूमते रहता है। ये तोरा रहा परमाणु, ये तोरा रहा इसका नाभिक। इलेक्ट्रॉनमा क्या है, चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, ये निगेटिव होता है। प्रोटॉन जो होता है नाभिक में होता है, न्यूट्रॉन आपको नाभिक में होता है। अभी बिना एनर्जी खोए इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, यही तो बोर मॉडल कहलाता है, बोर सिद्धांत कहलाता है। रोएंटजन ने किसका खोज किया था, एक्स किरण की खोज किया था, ये भी पता होना चाहिए। रदरफोर्ड देखो, रदरफोर्ड ने खोज किया था नाभिक का, ये तो पता होना चाहिए। अल्फा और बीटा का भी खोज किया था रदरफोर्ड ने। और इसके बाद चैडविक देखोगे, ठीक ना, ये न्यूट्रॉन की खोज किए थे। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं 29, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने में क्या होता है। वसा वाला ज्यादा खाओगे, जैसे कि बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब ज्यादा जो खाओगे तो क्या होगा ये बताना है। सर क्लास का समय बता दीजिए, क्लास का समय बता दीजिए। जब भी होता है आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट दिया जाएगा, और क्लास के समय तो मुझे ही नहीं पता क्योंकि रक्षाबंधन में छुट्टी मिला है। सो रक्षाबंधन में मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को मैं क्लास करा पाऊं और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों का रिवीजन करा पाऊं कि थोड़ा सा आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए और थोड़ा सा मेरा भी नाम मात्रा के योगदान आपके लाइफ में हो जाए कि एक बार आपका जब रिजल्ट हो जाए तो काफी बिजोड़ पार्टी किया जाए और मतलब मिठाई पहुंचा देना चुपचाप। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने का क्या होता है, वसीय पदार्थ जब ज्यादा खाओगे तो तुम्हारा मोटापा हो जाएगा। क्या हो जाओगे, भैंसा हो जाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, मोटापा, यानी कि मोटा हो जाओगे। साथ में तुम्हारा हार्ट वाला बीमारी पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ट संबंधी बीमारी तुम्हारे पैदा हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखना। और देखो क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक अधातु है, बताओ निम्न में से कौन सा एक अधातु है। निम्न में से कौन सा एक अधातु है। मोट आदमी जब ऑटो जब खड़ा रहता है ना, जब ऑटो में हम लोग बैठते हैं, मान लो हम लोग को पटना में कहीं जाना होता है चाहे कहीं भी, तो जब भी हम देखते हैं ना कि बाप रे बाप यहाँ पर एको गो औरत है ना कि ओकरा में हम लोग 4-4 गो हो जाएंगे, ठीक ना, एगो हथवा में ओकर हो जाएंगे हम तो, ठीक। तो वैसा औरत देखते, और जब देखते तो पूरा पीछे के 3 आदमी बैठता है ना, अगर बैठ गया ना तो समझो कि तुम्हारा हालत कम एकदम, तुम्हारा तो हालत ही कम पंचर हो जाएगा। तो ऑटो वाला जल्दी उसको बैठाता नहीं है, बोलता है रिजर्व कर मैडम चलिए, ठीक ना, तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर पात्र चित्र सब लड़का बैठा हुआ है, अपने में पिछुता जाएगा, मर जाएगा। चलिए क्वेश्चन 30 लगाइए, निम्न में से कौन सा एक अधातु है। ये अधातु का नाम बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा भैया। फ्लोरीन एक अधातु है, बहुत रिएक्टिव है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ऋणात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक बहुत है फ्लोरीन, ठीक। तो ये क्या है, अधातु होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकेति का सही उपदेश आपको सही बताना है, अर्थ क्या होता है, लगाइए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकेति का सही आपको क्या अर्थ होगा। तो क्या होता है बबुआ, दूसरे को सिखाना बहुत ही आसान होता है ना। आदमी बोलते हैं कि बड़ी दूसरे को उपदेश देना बड़ी आसान होता है, खुदे फॉलो कर लो तब जिंदगी तुम्हारे बदल जाएगा, ठीक। यानी दूसरे को उपदेश देना बहुत ही सरल होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, दोपहर से पहले के लिए निम्न में से किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुझे एकदम श्योर पक्का है कि इसमें से 70% जो लोग होंगे इसका आंसर गलत लगाए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि ऑफलाइन में भी जो मैं टेस्ट लिया हूं उसमें 70 से 80% लोग गलत लगाए हैं। चुनिंदा स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सही किया है, और ये बोल रहा है कि दोपहर से पहले बोल रहा है, ना कि दोपहर से बाद पूछ रहा है। और दोपहर से पहले बोला जाता है पूर्वाह, यानी कि पहले की बात कर रहा है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वाह हो जाएगा। अपराहन बोला जाता है तुम्हारे दोपहर के बाद वाला समय को, बुड़बक सब। इसका आंसर क्या लगा लोगे, मुझे पता है तुम लोग भी गलती करोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पूर्वाह हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द चुनिए, बताइए इसमें क्या होगा। एप्लीकेशन पर जाइएगा तो पेड बेस देखने को मिलेगा, ठीक ना। और आपको पता होना चाहिए रक्षाबंधन में आपको छूट चलेगा
तो चौचक एकदम बढ़िया से वहां से प्रैक्टिस से डेली करना है तो वहां से ले सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो भी होता है, लाइव वीडियो भी होता है, जितना भी मटेरियल का पीडीएफ है मिल जाएगा, हलवा एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। 33, आरूढ़ का बताओ, आरूढ़ का विलोम शब्द क्या होता है? अनारूढ़ हो जाएगा। आरूढ़ का क्या हो जाएगा? अनारूढ़ हो जाएगा। ये लगाओ क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का प्रवाची नहीं है? कमल का प्रवाची नहीं है बताओ। सो कमल का प्रवाची सरोज होता है, नलील होती है, राजीव होता है, जलद नहीं होता है। जलद नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? 34 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए हो जाएगा। जलद मने होता है बादल। क्या होता है? एक मतलब बादल। बादल का ये प्रवाची है। बादल भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, ये देख लो क्वेश्चन, ये देख लो। एगो गाना नहीं आया था जी, एगो भोजपुरी में गाना आया था, आम ले लो आम ले लो आम ले लो आम ले लो बेचे तनी खुले आम ले लो। एगो गाना आया था ना, हरियर हरियर पहन कर बोट को लड़कियां थी। हम बोले भैया बिहार में ऐसा लड़की के अगर लोग देख लेते हैं तो पहले ही डिस्टेंस बना लेते हैं। आई देखो ना गनवा में कितना एक का चौचक दिखाया गया है, चश्मा उस्मा नीला पीला दिखाकर एकदम लाइट उठ फोकसिया मारकर एकदम एकदम मतलब समझो कि हम तो एक तो हम बोले कि बाप रे तो कोनो लड़का पिघल जाएगा देखकर गाना, ठीक ना। ऐसे होकर के सामने से देखोगे ना तो कहोगे बाप रे कौन साला इतना क्या बोला ग्रह न है, ये एक शनि ग्रह हो, कौन एक ग्रह। मतलब अभी समझो कि इतना मोटा है तो शादी होइला के बाद केकरा ऊपर वो टूटी बाप रे बाप, वो चूहे जान हुई, ठीक ना। जेकरा घरे जाई ना ओकरा घरे बाप पलंग टूट जाई, समझ लिया। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 35, उपदेश में उपदेशक में कौन प्रत्यय है? उपदेशक में कौन सा प्रत्यय बताइए? उपदेशक में कौन सा प्रत्यय ये बताना है। लगाइए क्वेश्चन, उपदेशक में कौन सा प्रत्यय होता है? देखो प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगकर शाब्दिक अर्थ बदल देता है, ठीक। लेकिन उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगता है और शाब्दिक अर्थ बदलता है। तो उपदेशक में कौन सा हो जाएगा? उपदेश में क लग गया है तो लास्ट में देखोगे उपदेशक हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। यो गलती लगा रहा है, देखो ये सब बिगड़ गया है, ठीक ना। अक लगा रहा है, उपदेश में क लग गया है, उपदेशक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द बहुवचन है? इसमें से कौन सा शब्द एक वचन भी सेमे होता है, बहुवचन भी सेमे होता है? कहें कि जब अखिया से आंसू गिरेला ना तो ओकर गिनती कईल बड़ा मुश्किल होला बबुआ, क्योंकि अखिया से जब आंसू गिरी ना तो दिलवा तार तार हो जाला, टूट जाला। ये क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। आंसू तुम्हारे क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा बहुवचन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, दिए गए शब्द की संज्ञा बताइए। जो भीड़ का क्या होगा? भीड़ का संज्ञा क्या होगा ये बताइए। क्वेश्चन 37 लगाइए, भीड़ का संज्ञा शब्द कौन सा होगा? लगाइए आंसर, भीड़ के संज्ञा शब्द कौन सा होगा? लगाओ आंसर दबा करके। यहाँ पर भीड़ जो होता है ये आपको समूहवाचक, आर्मी, भीड़, सेना, ये सब जो होता है ये आपको समूहवाचक, क्योंकि समूह में रहते हैं ना इकट्ठा लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38 लगाइए, वाचस्पति शब्द का समास बताइए। वाचस्पति जो कहा जाता है ये विद्वान को कहा जाता है। माने किसी को वाचस्पति कहने का मतलब विद्वान, यानी कि ना प्रथम पद ना द्वितीय पद, यानी ना प्रथम पद ना अंतिम पद, कोई पद प्रधान नहीं, सीधे अंतिम पद आपको कोई अलग नहीं, अंतिम भी नहीं प्रथम भी नहीं, ये तीसरा पद यानी कोई और पद प्रधान हो जाता है, उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर, जैसे कि भगवान कृष्ण, जैसे कि दशानन 10 सिरों वाला, जैसे कि कौन हो जाएंगे? रावण जी हो जाएंगे, ठीक। ये सब जो होता है ये आपको बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है वो हो जाता है अव्ययभाव समास। क्वेश्चन 39 देख लो, युवा, ये देख लो, युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप पे रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? तो पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है ये बताना है। लगाइए ये क्वेश्चन, जो स्वर्ण पदक जीते हैं 39 के आंसर लगा लो बबुआ, ये हो जाएंगे तुम्हारा पार्थ सोलंकी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। करंट का क्वेश्चन है, करंट मारेगा धाय धाय तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर यहां लगाओ 40, किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस? बास्तिल दिवस पर देखोगे मोदी जी भी गए थे ना, तो बास्तिल दिवस पर आपको देखोगे, बास्तिल दिवस जैसे हम लोगों के यहाँ रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना, पूरा झांकी उकी दिखाया जाता है, पूरा देखोगे कि पूरा एकदम हवाई जहाज सब चीज दिखाया जाएगा, मारक क्षमता वाला टैंक आपको, मिसाइल। वही बास्तिल जो होता है ये फ्रांस में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, लोकमान्य तिलक के नाम पर आप जानते हैं पुरस्कार का नाम रखा गया है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम पर।
और ये घोषणा किया गया 2023 में। ये किसको मिला है लोकमान्य तिलक पुरस्कार? ये मिला है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो। ग्लोबल फायर इंडेक्स सूचकांक 2023 में भारत के सैन्य शक्ति कौन से स्थान पर है? ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत के सैन्य शक्ति का स्थान कौन पर रखा गया है? भारत का पूछ रहा है। पहले पर अमेरिका हो जाएगा, रसिया, फिर चाइना, फिर उसके बाद आपको इंडिया आ जाएगा। ये बताओ ये कौन सा है? तो इंडिया कौन से स्थान पर आ जाएगा ये बताना है। लगाइए क्वेश्चन। हाँ, क्या हो जाएगा यहां पर? ये हो जाएगा चौथा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो। किस राज्य में देश की पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की गई है? किस राज्य में पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस एकेडमी स्थापित की गई है? ये आपको बताना है। लगाइए इसमें किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। कहां पर? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 44 देख लीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ये इंग्लिश में जो आइटम है फाइंड योर फिट। फाइंड योर फिट मतलब क्या होता है? फिट मैंने पैर होता है। इसका आपको आइटम एंड फ्रेज बताना है। इसका कौन सा सही होगा? लगाइए क्वेश्चन दबाकर। क्या दिक्कत है? क्वेश्चन लगाइए। आइटम कह रहा है फाइंड योर फिट। फाइंड योर फिट मतलब क्या होता है? टू बिकम ए कॉन्फिडेंट। क्या होगा भैया? टू बिकम ए कॉन्फिडेंट होगा ना। 44 का आंसर लगा कर रहे हो तुम लोग, बहुत ही अच्छा। चलो टू बिकम ए कॉन्फिडेंट, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45। ये डायरेक्शन दिया है और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया? अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। प्लम्मेट का आपको जो होता है, प्लम्मेट जो होता है, इसका अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। बताओ इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? लगाओ। प्लम्मेट का आपको आकस्मिक होता है या आपको अचानक हो जाना, ठीक, या ये चीज होता है, ठीक। और उसका जो हो जाता है उसका अपोजिट हो जाएगा बर्ग्यून हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 46। ये भी देखिए, ये भी वैसा ही है, डायरेक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, यानी साइनोनिम ये पूछ रहा है, समानार्थक पूछ रहा है, ठीक ना। अनइविल, इविल मतलब प्रेत आत्मा होता है, जैसे कि जो भूत पिशाच वाला शक्ति होता है ना, उसे इविल कहा जाता है, इविल कहा जाता है। तो अनइविल बताना है। अनइविल बोल रहा है, इविल नहीं, अनइविल पूछ रहा है, ठीक ना। तो अनइविल का क्या होता है बताइए? हो जाएगा यहां पर लिविंग गुड, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47। चूज द बेस्ट ऑप्शन। ये बताइए। माय फ्रेंड ए फिलोसफर एंड गाइड गोइंग अबोर्ड। माय फ्रेंड ए फिलोसफर एंड गाइड, एक फ्रेंडवे है, एक ही फ्रेंड बा, इज लग जाए यहां पर। माय फ्रेंड एंड फिलोसफर एंड गाइड इज गोइंग टू अबोर्ड, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? इज हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48। पिक आउट ऑफ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। ये पर करेक्ट बताना है, इसमें से कौन सा करेक्ट लिखा गया है, ये बताइए। इसमें से कौन सा मीनिंग जो है ये करेक्ट तरीका से लिखा गया है, ये लगाना है। क्वेश्चन नंबर 48 लगाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। अरे इंग्लिश से डरो मत यार, इंग्लिश से डरो मत, वहां जाकर सही लगा कर आओगे, चिंता काहे कर रहे हो। ये क्या हो जाएगा यहां पर? आ गए, एक्सप्रेट हो जाएगा यहां पर। क्या हो जाएगा यहां पर? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49। चूज द वर्ड दैट रेफर टू ए पर्सन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। ये पर्सन बताना है, एक बचवा कोई है, एक लड़का या आदमी है जो पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है, ये बताना है। ए पर्सन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, इसे कहा जाता है मर्सेनरी कहा जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पैसा के लिए तुमको मार भी देगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। बिहार में पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था, तो बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार का बहुत से देखो कि राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होने शुरू हो चुका था। जब कांग्रेस बहुत से राज्यों में हारने शुरू हुआ था, देखो कि कुछ ही दिन तक बना था, फिर कांग्रेस जीत कर आ जाता है, फिर सरकार बना लेता है। 1967 में देखोगे बिहार में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बना था। क्वेश्चन नंबर 51 देख लो। बिहार में स्वार्थिक वर्षा कहां आपको पता है? बिहार में स्वार्थिक वर्षा का मानसून से प्राप्त होती है। सो बिहार में जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है वो तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, और वो कहां से होती है? आपको बंगाल की खाड़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है?
स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जैसे तुम लोग नेट उट चलाते होगे, एमबी खत्म होता होगा, तो एमबी में सबसे बड़ा जो होगा, बाइट तो छोटा हो जाएगा, एमबी, ये देखो एमबी इसे बोला जाता है, मेगाबाइट को एमबी बोला जाता है, गीगाबाइट को जीबी तुम लोग बोलते हो, फिर बाइट को तो बाइट ही बोलोगे, टीबी बोला जाता है टेराबाइट को। तो ये तीनों कंपेयर करना है, ये तीनों में तो कौन बड़ा होता है? एमबी देखोगे 1028 जब एमबी होता है तो हो जाता है जीबी, और 1028 जब जीबी होता है तो क्या हो जाएगा? वो टेराबाइट, यानी कि टेराबाइट सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें टेराबाइट हो जाएगा सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 53, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक परियोजना, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी जो रेल लिंक परियोजना है ये किन दो देशों के बीच में है? ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, इसे याद रखिएगा। बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बाउंड्री है अपना भारत के साथ, और बांग्लादेश की आजादी 1971 में मिला था, और बांग्लादेश का जो गान है राष्ट्रीय वो है उमार सुनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो, जिगर शब्द संबंधित है, अरे गाना नहीं आया था जी, बीड़ी जलाई लो जिगर से पिया, जिगर में बहुत आग है, ये जो है ना तुम्हारा जिगर, जिगर से कौन सा शब्द संबंधित है? तो ब से बीड़ी याद रखना, बिलियर्ड से हो जाएगा। अगर तुम लोग को देखो ऑप्शन में मैं टिक बता रहा हूं कि जब भी जिगर दे तो तुम लोग को गनवा याद हो जाना चाहिए, बीड़ी जलाई लो जिगर से पिया, तो यहां बिलियर्ड्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारे क्या हो जाएगा? इससे तुम्हारा खेल जो संबंधित है ये शब्द संबंधित है, ठीक ना? तो तुम लोग लगा लेना आराम से, भूलना मत, ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो, आरंभिक वैदिक साहित्य में स्वार्थिक वर्णित, देखो असल में यहां पर जो चीज है ना, स्वार्थिक जब आ गया तो यहां पर नदी होना चाहिए, ठीक, यानी कि नदी यहां पर था, लेकिन मिस टाइपिंग से देखोगे नहीं हो गया है, यानी कि द के जगह पर ह हो गया है, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा कि स्वार्थिक वर्णित नहीं है, मात्र एक बार वर्णित है, और वो हो जाएगा गंगा, गंगा मैया, ये हो जाएंगे, मात्र एक बार आपको वर्णित है, ठीक, तो एक बार वर्णित है तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दिया है नहीं, नहीं हो गया है नदी की जगह पर, तो स्वार्थिक वर्णित नहीं है, क्या हो जाएगा? गंगा जी। अगर स्वार्थिक वर्णित देता तो इस हाल में सिंधु नदी हो जाता, और सबसे पवित्र नदी पूछता तो हाल में सरस्वती नदी हो जाता, और सतुद्री नदी जो बोला जाता है सतलज को बोला जाता है, ठीक, तो ये चीज आपको याद रखिएगा, इसका आंसर डी ही लगाइएगा, और नहीं तो अगर नदी यहां लगा रहे हैं कि नदी है स्वार्थिक तो उस ऑप्शन में आप लोगों को सिंधु लगाना पड़ेगा, इस बात को भली भांति याद रखिएगा। चलिए चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, समझ गए ना? जो समझाना चाहते हैं उसे समझ जाइए, बाद में ये मत करिए अगर जिस गलती बता दिए। मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज ने हमारे समाज को अपने एक पुस्तक लिखा था, उसमें 7 भागों में बताया था, और बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है बहुत बड़ा है, और उनका लकड़ी का महल है खंभों वाला, अभी देखोगे कुम्हरार बगल में पड़ता है, वहां पर पाया जाता है। ये इंडिका नामक बुक लिखे थे, कौन लिखे थे? इंडिका नामक बुक लिखे थे, मेगास्थनीज जो लिखे थे, ठीक ना? क्वेश्चन 57 देख लो, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण किए थे विक्रमादित्य, भी इन्हें कहा जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि मिला था, इनको कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, भारत के नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ये याद रखिएगा। और गुप्त वंश की स्थापना जो किया गया था ये श्रीगुप्त द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आगे देखते हैं 58, सीयू किसकी आत्मकथा है बताना है, यानी सीयू यात्रा का विवरण निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? सीयू जो नामक यात्रा विवरण है ये ह्वान स्वांग द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी ह्वान स्वांग द्वारा जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59, इतिहास के पिता की पदवी, यानी इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है ये बताना है, तो ये कहा जाता है हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है, लगाओ यहां पर। अब ये देख लो क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे 60, क्वेश्चन क्या हो गया तुम्हारे 60 हो गया। जब गौवा वाले लइकन जालसन शहरिया में कमाए ना, तो आवेलसन तो फाटल फाटल जींस पहले रियसन, लाल पियर टी शर्ट, उजर जूता, ब्लू चश्मा, बाल पियर हरियर रंगवा के अयसन, शुरू अयसन, एकदम प्रणाम प्रणाम प्रणाम, एकदम चौचक 4 दिन 5 दिन पैसा रही गदगद घूमत रहे लसन, ठीक। ऐसे देखोगे बिहार पुलिसियों में बहुत से जो लड़का है कमाने गया, सेटिंग के चक्कर में बहुत से लड़का आएगा वही कुल काम करेगा, और फिर जैसा ही पैसा खत्म हो जाता है ना, पैसा ही उन लोग के छाछ ना पीने के लिए मिलता है, यानी हालतें खराब हो जाता है, बोलता है ए भैया दे देना 2 रुपया खैनी खाए के। यात्री इब्नु बतूता कहां से आया था? इब्नु बतूता आया था और लेकर भाग गया था जूता, यानी इब्नु बतूता आया था मोरक्को से, रहेला नामक बुक लिखा था इब्नु बतूता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था इब्नु बतूता,
इब्नु बतूता, इब्नु बतूता। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 61 देख लो। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ को संकलित करने का श्रेय जाया जाता है जो तुम्हारा सिख धर्म के 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव जी को। किसे जाया जाता है? गुरु अर्जुन देव जी को। और जो यही गुरु ग्रंथ साहिब जो है 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के बाद ये गुरु घोषित कर दिए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। सिख धर्म की स्थापना जो किया गया था गुरु नानक द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 62 देख लो। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? यानी पत्थर के नुकीला नुकीला औजार थे, मार के भैंस गाय के कपार फोड़ देता था लोग, शेर के कपार फोड़ देता था, मार के ओकरे लिए शिकार करता था। अभियो तुम लोग ना देखते हो, दो चीज तो अभियो के लइकन में होता है। पहला नंबर दांती काटना, यानी अगर देखता है कि बड़ा आदमी है नहीं छोड़ रहा है तो जोर से दांती काट लेता है आदमी, ठीक ना, छोड़ देता है तुरंत। और दूसरा नंबर के ढेला उठाकर मारता है। पहले नंबर की तुम वही रहोगे वही पे तान देगा, मार दम, आगे बढ़ मार के कपार फोड़ दम, तो ठीक ना। हमनियों को बड़ी सब कही है, ठीक ना, कि जब बौर देखते थे लड़ाई होता था तो एकदम ढेला उठा के एकदम तान देते थे, बोलवे तो मार दम 4 ढेला। ये देखो इसमें क्या हो जाता था? पूरा पाषाण काल। पूरे पाषाण काल से आप देखोगे क्या हो गया था कि शुरू हो चुका था आपका पत्थर के औजार का। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। तो पत्थर के औजार तो पूरा पाषाण काल से लेके इहो काल तक चल रहा है, ठीक ना, अभी तक चल रहा है, यानी कि अभी तक पत्थर ईटा उठा के लोग मारने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखो। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? यानी ग्रीक को और बौद्ध यानी अपने भारतीय कला का मिश्रण हो जाएगा, इसे ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। यह है गंधार कला। गंधार कला हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। और ग्रीक और इंडियन ने ही सबसे पहले सोने के भी सिक्के जारी किए थे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 64 देख लो। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है, एकदम नीचे वाला जो पॉइंट बचेगा, ये नीचे वाला जो है ये केप ऑफ गुड होप है। और भारत पड़ता है यहां, ऐसे घूम कर आया था वास्को डी गामा। तो केप ऑफ गुड होप के सबसे पहले खोज जो किया गया था बार्थोलोमेओ डियोज द्वारा किया गया था। मैंने ज्योग्राफी के मास्टर वीडियो जब कराया था महामैराथन, उसमें ये क्वेश्चन बताया था, तो ये क्वेश्चन नहीं आपको गलत होना चाहिए, ठीक। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज किया था भैया? अमेरिका की खोज किया था। क्वेश्चन 65 देख लो। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माता जो है उनकी जो फिलोसफी है, उनका जो ध्येय है, उनका जो संविधान बनाने की आत्मा देखा जाता है वो प्रस्तावना में देखने को मिलता है। इसीलिए तो कहा गया है संविधान की कुंजी इसे कहा गया है। किसको? प्रस्तावना को कहा गया है, मुंशी जी कहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, ए। आगे देखते क्वेश्चन देख लो 66। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहां जन्म ली? लिखित संविधान की अवधारणा जो है सबसे पहले कहां जन्म ली थी? ये बताओ, लिखित संविधान की अवधारणा जो है सबसे पहले कहां जन्म ली थी? क्या लिख रहे हो जी? सर जी आप क्या लिख रहे हो बताओ, क्या लिखा था बबुआ? सर साइंस का सेट करने के लिए, हाँ साइंस का सेट रिवीजन करो, बेहतर होगा, सेट कराएंगे भी और चिंता करने की जरूरत ना है, ठीक। साइंस का सभी वीडियो जो पेड वाला होगा 20 वो सेट हुआ है साइंस का, उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, चिंता मत करो, ठीक। निम्नलिखित में से अवधारणा सर्वप्रथम कहां जन्म लिया था? ये अवधारणा की बात कर रहा है, ध्यान में रखना। लिखित संविधान की प्रारंभ जो हुआ था ये यूएसए से हुआ था, लेकिन अवधारणा सबसे पहले फ्रांस से आया है। लिखित संविधान का अवधारणा आराम से लगा देना है फ्रांस से। और मात्र ये पूछे तुम लोगों को कि संविधान की शुरुआत या संविधान का अवधारणा कहां से आया, लिखित नहीं तो ब्रिटेन का आया था सबसे पहले, जो 1215 में वो जो है मैग्ना कार्टा जारी किया गया था ब्रिटेन के राजा द्वारा। ये जो अवधारणा है ये फ्रांस से आया है लिखित संविधान का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहला लिखित संविधान जो है अमेरिका का है, छोटा भी संविधान है, और विश्व के सबसे बड़ा और विस्तृत लिखित संविधान जो है वो हो जाएगा अपना भारत का। लगा लो भैया क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? अब कितना लइकन के ये क्वेश्चन में ना बुझाइल, कितना लइकन के क्वेश्चन में ना बुझाइल। हमको कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड है तो बबुआ इसमें हम ना बता सकते हैं कि तुमको लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि कलर ब्लाइंड में लाल और हरा में समझ में ना आता है कि कौन कलर है, ठीक ना। तो कलर ब्लाइंड है, मान लो तुमको और किसी का कपार फूट गया है और कोई लाल लाल खून गिर रहा है, तुम बोलोगे कि हरा खून गिरता है करता, तुमको समझ में ना आएगा, गोली चलाए कि एक का पेप्सी पिलाए। तो इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम ना बता सकते, क्योंकि मान लो कि किसी का कपार फूट गया, तुमको बचाने जाना है, तो बोले अरे ससुरा के हरियर गिरा था, कुछ लगता ना हिले बाटे रंग डाल के छोड़ दा, गिरे दा एकरा, गिरे दा हमरा ने के मतलब, अरे एकरा कौन पुलिस की जरूरत बा। इसीलिए हम ना बता सकते हैं सर जी कि आपको कलर ब्लाइंडनेस में क्या करेगा। हमको लगता है कि आंख का बहुत विस्तृत तरीका से चेक होता है तो कलर ब्लाइंडनेस आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है?
ये नहीं जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। बताओ 8वीं अनुसूची तो मूल संविधान में था। मूल संविधान में टोटल देखा जाए कितने अनुसूची थे? 8 अनुसूची थे। अभी देखोगे 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और 1992 में ही 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वो पहले से उल्लेख है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले से, मूल संविधान से ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68 देख लो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब कितना लोग एक आगे सोच लिया कि लोकसभा के बारे में पूछ रहा है। अरे हमारे बबुआ नुनुआ, लोकसभा के बारे में थोड़े ना पूछ रहा है, ये तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूछ रहा है, जो कि ली कमीशन के सिफारिश पर सबसे पहले 1926 में स्थापित किया गया था। अभी जो है यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएल तुम्हारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये जो होता है, इसकी जो सदस्य और अध्यक्ष जो नियुक्ति किए जाते हैं, ये संसदीय, ये क्या है? संवैधानिक बॉडी है। तो इसलिए इसमें देखोगे कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। 69 देख लो भैया। कौन सी संस्था भारत में राज्य कोषीय नीति तैयार करता है? क्या करेगा भैया? राज्य कोषीय, यानी राज्य के कोषीय नीति रहेगा तभी तो पता चलेगा कितना पैसा खत्म करना है, कितना पैसा उड़ाना है, कहां लगाना है, कहां पर खर्च करना है, कितना टैक्स वसूलना है। तो राज्य कोषीय नीति देखता है वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा भैया? वित्त मंत्रालय। मौद्रिक नीति में आ जाता है आरबीआई। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सर हम लोगों को समझ है ई तो पता ना है वो कौन लड़की है, समझ में ना आता है, दिन भर रोती रहती है। ओकर विदाई होगा तो रो लेगी बढ़िया से, हमको समझे ना आता है दिन भर काहे रोती रहती है। अरे काहे रोले बच्चिया, हमरा बता दे तू काहे रोले, तोरा का तकलीफ बा? बता क्या तकलीफ बा? तोरा का चाहिए? फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, साड़ी चाहिए, क्या चाहिए, टेकुली चाहिए, बता। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन, देखो संयुक्त अधिवेशन जो होता है सामान्य विधेयक पर बुलाता है राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत। और सबसे पहले जो बनाया गया था संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया था, वो किस लिए बुलाया गया था? देखो ये कौन है? फिर एगो रोए लागल, हाँ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में ना आ रहा है? बताओ कौन मारे? यहाँ पर हम तुर्रम खा वाला चीज पढ़ा रहे हैं कि तुमको ना समझ में आ रहा है। हलुओ बचवा नुनुओ कौन समझ जाएगा? तो ये देखोगे, ये जो 1961 में आया था दहेज निरोधक विधेयक जो आया था, उस समय तक जवाहरलाल नेहरू थे, ये आया था। फिर देखोगे आतंकवादी विरोधक वाला जो आया था पोटा 2002 में आया था अटल बिहारी वाजपेयी के राज में। और एक बैंकों के आपको जो है स्थिति से आपको आया था 1977 में आया था। यानी 3 बार आप देखोगे कि आपको बुलाया जा चुका है संयुक्त अधिवेशन अभी तक में, आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहला दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया जाता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर, यहां पर देख लो क्वेश्चन क्या दे रहा है भैया। ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है, आराम से लगाओ। अगर बबुआ बढ़िया से पढ़ लिए तो क्वेश्चन सही कर दोगे, बढ़िया से ना पढ़ोगे दिक्कत है। प्रैक्टिस सेट में 65 आ रहा है। अरे कोई बात नहीं वरुण, 65 नंबर 65 कहलाता है, चिंता काहे किए? 65 नंबर 65 कहलाता है बबुआ, चिंता मत करो, बहुत अच्छा है। तैयारी करते रहो, देखो कौन से सब्जेक्ट कमजोर है उस पर ज्यादा बल दो। अब वो समय आ चुका है कि अपने कमजोरी पर हावी हो जाना होगा, यानी कि अपनी जो कमजोरी है उसे तोड़ो। यानी उसे तोड़ो, यानी कहने का मतलब समझ रहे हो, उसको अच्छा से रिवीजन करो। युद्ध का एक रणनीति है। आगे वाले जो सैनिक होते हैं वो दिखावटी होते हैं, मेन मामला तो पीछे लदा होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन जो भी रेफरेंस या जो भी आपको आगे वाला सैनिक होते हैं मेन वही होते हैं। आगे के सैनिक धराशाही जैसे ही लोग करते हैं लगता है पीछे वाला का मनोबल डाउन होने लगा। तुम्हारा आगे वाला काम है सेट, सेट जो है तुम्हारा मनोबल डाउन कर सकता है। इसलिए क्या है, पीछे के सैनिक को भी मजबूत रखो। यानी हर सब्जेक्ट को ये एनालिसिस करो कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, और उसे अगर कमजोर है तो आगे लाकर खड़ा करो। आगे लाकर खड़ा करने का मतलब कि आगे लाओ, ट्रेनिंग दो उसे, यानी सब्जेक्ट को पढ़ाई करो और फिर उस पर मजबूती हासिल करो। सेट लगाने का बस एक ही मकसद होना चाहिए, पहला नंबर की तुम्हारा एक्यूरेसी बन जाए, दूसरा नंबर डाउट वाला सवाल गलत ना हो, तीसरा नंबर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो जाए, और चौथा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि तुम्हारा जो है पता चल जाए कि कमजोर कौन सा सब्जेक्ट है और तुम पर ज्यादा किस पर ध्यान देना है और कम किस पर ध्यान देना है। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 71 देख लो। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? सिर्फ लोकसभा में, ध्यान रखना, सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, अनुमोदित हो सकता है। देखोगे ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव है ये लोकसभा में भी ध्यान आकर्षण करने के लिए आता है, राज्यसभा में भी आता है, तो ये सिर्फ लोकसभा में नहीं हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो बबुआ, निंदा प्रस्ताव हो सकता है, स्थगन प्रस्ताव हो सकता है, अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है। ये सभी प्रस्ताव जो आते हैं भैया लोकसभा में आ सकते हैं सिर्फ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी लगा लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72 देख लो। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, बताओ भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था?
अरे सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव नहीं पूछे, देख लो भैया सब वो चीज जो दिया गया था वो भी एक बस याद किए सर जी, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, वो याद रख के नाच रहे हैं, ठीक ना। सर मेरा टारगेट कितना है भाई, अरे तुम लोग का इतना टारगेट, गलती हो गया, अरे टारगेट बनाओ, टारगेट बनाओ, टारगेट को ध्वस्त करो, डरो मत, डराने वाले बहुत मिलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे भी प्रेशर तुम पर बढ़ते जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तुम लोग का नैया पार लगाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को किसके द्वारा, देखो भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और काहे लिखित संविधान विश्व के सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें राज्य का भी दिया हुआ है शासन के बारे में, केंद्र के भी बारे में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि राज्य का अलग दिया हुआ है संविधान और केंद्र का अलग, नहीं भैया एक ही संविधान है, और साथ में इसमें पंचायती राज व्यवस्था भी जोड़ा हुआ है, यानी कि आपको देखोगे 73वां संविधान संशोधन द्वारा उसको संवैधानिक दर्जा भी दे दिया, नगर पालिका नगर निगम यानी स्थानीय सरकार के बारे में भी दिया हुआ है। और ये हमारा जो संविधान सभा के सदस्य थे, ये देखोगे इन्होंने हमारा संविधान बनाया था, और जो उपस्थित सदस्य 284 ये संविधान सभा पर यानी संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी याद रखिएगा, यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे वो ने अपना लिया था संविधान को, अधिनियमित कर दिया था, अंतर्प्रित कर दिया था, ये देखोगे 26 नवंबर 1949 को ही, अब पूर्णतः लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। किलिमंजारो पर्वत, जो किलिमंजारो पर्वत है, किलिमंजारो ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 74 देख लो, निम्नलिखित में से विश्व के सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताओ, विश्व के सबसे बड़ी झील बता रहा है, और यहां पर पूछ सकता है विश्व के सबसे बड़ी खारे पानी के भी झील, तो यहां पर हो जाएगा सुपीरियर ना होगा, कैस्पियन सागर होगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा भैया, ये झील है, एक बात ध्यान में रखिएगा, सुपीरियर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, टिकटिका जो झील है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, बैकाल जो झील है साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है, सबसे गहराई वाला झील है, ये सभी सबसे खारा पानी का झील हो जाएगा वान झील हो जाएगा, जो कि टर्की में पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा। विक्टोरिया झील से क्या निकलता है भैया, विक्टोरिया झील पूछे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाएगा, जहां से नील नदी निकलेगा। विक्टोरिया तुमसे मरुस्थल पूछे तो और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75 देख लो, राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, राम सेतु जो पुल है ना, ये निम्नलिखित में से किसके किसके बीच में होता है बताना है, लगाओ क्वेश्चन। सर मेरा टारगेट का बोल रहे हो, टारगेट हो गया व्हाट्सएप पर बोलना जो भी प्रॉब्लम है, ठीक। यहां देख लो, राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, सो राम सेतु जो स्थित है ये है तुमरे, ये राम सेतु देखो, ये हो गया अपना इंडिया, ये हो गया छोटे को श्रीलंका, श्रीलंका के आजादी मिला था 1948 में, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जलडमरू मध्य है, उसे ही आपको राम सेतु जो होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा क्या है, यह तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में दर्रा कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है भैया, दर्रा का नाम बताना है, यानी हिमाचल प्रदेश के पास का नाम बताना है, लगाओ क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। जो जिला दर्रा तो लद्दाख में पड़ेगा, सिपकिला, सिपकिला जो दर्रा होता है ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे देखो, सिपकिला से ही तो सतलज नदी आती है उसे निकलते हुए। कोयना हाइड्रोकोलिक परियोजना जो है, कोयना एक नदी है जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहती है, और कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना क्या है, महाराष्ट्र में ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देख लो, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो स्थित है ये स्थित है जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 79 देख लो, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कैसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, जैविक मरुस्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही प्रदूषित नदी है, साथ में इसे बंगाल के शोक भी कहा जाता है। ये कौन सी नदी हो जाएगी भैया, दामोदर। ये कहां से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बी हो जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि भारत के रूर किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार, क्योंकि कोयला वैला वहां पर मिलता है। वैसी रूर कहां का क्षेत्र है, आपको जर्मनी का क्षेत्र है जहां पर कोयला मिलता है। वैसी आपसे पूछ सकता है कि कौन सी नदी घाटी में ज्यादा ये सब मिलता है, तो वो मिलता है दामोदर नदी घाटी में कोयला वैला, ये सब आपको पता होना चाहिए, जीवाश्म ईंधन। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तुम लोगों से कि बंगाल के शोक किसे, तो दामोदर को, बिहार के शोक कोसी को, उड़ीसा के शोक महानदी को, असम की शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, चाइना के शोक हंगहो या पीली नदी को, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी लंबी, बड़ी का मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा तुम्हारा कौन हो जाएगा, यही अमेजन नदी। भारत की सबसे लंबी नदी आपको गंगा नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी एक मिनट रुको, विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा अमेजन।
विश्व के सबसे जो विक्टोरिया झील से निकलती है सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद आता है आपको अमेजन का स्थान। तो विश्व के सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा अमेजन, भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गोदावरी, इसे भी याद रखिएगा। और यहां पर चलो आगे चलते हैं, हो गया जो भी, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देख लो। 1791 में महिला और महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? यानी महिलाओं के संबंधित अधिकार के लिए घोषणा पत्र तैयार किया गया था और ओलंप दे गोसेस ने ये आपको तैयार किया था। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 81 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? यानी जो टैंक होता है ओकरों को मार को उड़ा देगा, एंटी टैंक मिसाइल हो जाएगा। ये बताओ एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? लगाओ इसमें आंसर। अरे एंटी टैंक मिसाइल है, मारेगा कि टैंकों को उड़ा देगा, ठीक ना। ये कौन सा होगा? नाग। नाग जो होता है एंटी टैंक मिसाइल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ठेला पर पकौड़ी बेचे वाला योजना कौन है भैया? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये कौन सा होगा? रेहड़ी वालों के लिए योजना। रेहड़ी वालों यानी कि जो रोड के किनारे जो ठेला लगाएंगे, बोलो तो तुमको भी दिला देते हैं, ये सब के लिए योजना है। इतना तुम लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर रहे हो ना कि हम देख भी नहीं पा रहे। बताओ एक बार झांक लेते हैं तुम लोगों का कमेंट। पहले बिरहा होता था हमने के गांव में, देखोगे कि जब सरस्वती पूजा होता था, कुछ होता था तो बिरहा होता था। अब बिरहा सुनने में बड़ी मजा आता था। सर जी मेरा विलेज में लड़का सब पढ़ाई नहीं करता है, खाली सब रनिंग करता है। अच्छा तो कोई बात नहीं, रनिंग करने दो, क्या दिक्कत है, करने दो सबको। पढ़ने के लिए बोलो, ना पढ़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? सर टारगेट बैच चाहिए था मगर दूसरा बैच ले लिया है। तो भैया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, एप्लीकेशन पर मैं सिर्फ आप लोग जाइए ध्यान से देखिए और वो चीज ज्वाइन कीजिए एप्लीकेशन पर। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बिहार विधानसभा के एग्जाम 10 सितंबर को होगा। हाँ ये पहले ही बता चुके हैं। बिहार विधानसभा वाले जितने भी हैं 2 जगह एग्जाम होगा, मुजफ्फरपुर पटना में। कल एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा, यानी 28 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। सर आपके पेड बैच का कॉस्ट कितना है? जाकर एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। बिरहा पहले आता था, एकदम झोर देता था बिरहा में, ठीक ना, बड़ा मजा आता है सुनने में बिरहा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? रेहड़ी। आगे देखते हैं। बिहार विधानसभा वाला आप देखोगे कि मैथ वाले सर मैथ करा देंगे और एग्जाम से पहले मैं एक बुक खत्म करा दूंगा। बिहार विधानसभा के से एक प्रश्न तुमको उसी बुक से छप जाएगा, चिंता करो मत। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को एक वादा करना होगा कि बिहार विधानसभा की अगर रिजल्ट हो जाता है तो मिठाई लाकर खिलाओगे, तभी जाकर तैयारी कराएंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? और बिहार विधानसभा का जॉब है भाई, प्रहरी का जॉब है। ये सब बिहार पुलिस कांस्टेबल, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक ना। बिहार विधानसभा के प्रहरी का जो टोपी एकदम गोल गोल लगा कर, एकदम टाइट ड्रेस पहनकर, बंदूक भी चौचक एकदम लेकर खड़ा रहोगे विधानसभा के सचिवालय, विधानसभा के आगे सामने ना, अच्छा जन का हालत टाइट हो जाता है, लगता है कि पुलिस है एकदम चौचक, तुम्हारा एकदम पर्सनालिटी रहेगा, ट्रेनिंग भी खतरनाक, समझोगे हालत खराब हो जाएगा तुमको कोई देखेगा तो। इसलिए लंबा रहोगे, 67 इंच से ज्यादा है सबका, मतलब 167 से ज्यादा है हाइट, एकदम पूछो मत, गड़बड़ एकदम हो जाएगा सब चीज, ठीक। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भाग नहीं? ये बांग्लादेश नहीं सदस्य है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 84। धान्य विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धान्य विकास की जो संकल्पना है ये किससे संबंधित है? धान्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना। सर मेरा तबीयत खराब होने के कारण मैं कुछ नहीं पढ़ी हूँ, प्रैक्टिस सेट लगाने से नंबर आ जाएगा? हाँ लगाने से नंबर आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन भी देखते रहो, रिवीजन भी करते रहो, ठीक ना। लास्ट में लोग बोलता है सर जी हम खेत घूम रहे थे, सर जी हम बीमार हो गए थे, और इतना दिन से बीमार हो गए थे तो अभी कैसे ठीक हो गए? अभी बीमारे रहो। लास्ट के 10 दिन पहले उठेगा लोग, बोलेगा सर जी हमरे के पढ़े का अभी टाइम मिला लगा, 10 दिन में एग्जाम निकल सकता है? तो सरोज जी बोल दे बेलन हाँ काहे ना निकल सकता है, निकालने वाले के ऊपर है, दिन भर पढ़ते रहो काहे ना निकलेगा। तो लास्ट में तुम लोग बोलोगे कि सर जी हो गया वो हो गया, तो जी को निगेटिव भी बोलने पर मजबूर कर दोगे। बताओ ये क्या होगा? धान्य विकास होता है नीचे पड़िए स्रोत, नीचे पड़िए जो लिमिटेड स्रोत है उसका ऐसे उपयोग किया जाए कि आगे आने वाला जो पीढ़ी है उसे किया जा सकता है, उसे भी। चलो ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 से देखो, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल जो दिवस है ये मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म तिथि कब हुआ था? 29 अगस्त को हुआ था, और उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है?
हैकिंग करना है, किसी का मोबाइल हैक करना है या कि लैपटॉप हैक करना है, उसके लिए जो पासवर्ड आपको हैकिंग का यूज करोगे यानी हैक कर कर इसको कहा जाता है स्पूमिंग। इसको क्या कहा जाएगा? स्पूमिंग कहा जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 87 देख लो। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? सर जी आ जाइए। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी का पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन 1904 में देखोगे महात्मा गांधी ये जब दक्षिण अफ्रीका में तो निकालते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब तुम्हारा मैथ रीजनिंग वाले सर आएंगे, मैथ रीजनिंग कराएंगे। अब बबुआ लोग थोड़ा अच्छा लगो तो लाइक कर दो, क्योंकि जितने लाइक करोगे उतना ही फुल मॉक टेस्ट आते रहेगा, हमको भी एनर्जी मिलते रहेगा, रात भर बैठ बैठ कर फुल मॉक टेस्ट बनाया जाएगा और जितना डिमांड करोगे उतना ही सप्लाई दिया जाएगा। काहे तुम लोग चिंता कर रहे हो? हम है ना जी, आए हम तो अभी तक है ना। तो जल्दी से एकदम काम करो कि लाइक कर दो और फिर बताओ कमेंट कर करके और क्या चाहिए। चलिए सर ठीक। तो चलो मैथ वाले सर आएंगे, मैथ रीजनिंग कराएंगे और मैथ वाले सर आ रहे हैं। हाँ तो लास्ट में हम आएंगे तो फिर बताएंगे सेटअप के बारे में। सर पहले सोल्यूशन करा लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं। चलिए जय हिंद। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन है। चलिए 88 में देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। बेजोड़ मतलब क्या? जिसका कोई जोड़ा नहीं है ना गाना सुने हैं भोजपुरी में, तहर जोर केहू नहीं खे बेजोड़ बारू हो, है ना? तो वही वाला बेजोड़, ठीक है, जिसका कोई जोड़ा न हो। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ कि 91 और 82, 91 और 82 में कितना का अंतर है? तो 9 का अंतर है क्या? 9 का अंतर है। इसमें आप देखेंगे 66 और 57 में कितना का अंतर है? इसमें भी आप कहेंगे कि 9 का अंतर है, ठीक है। इसमें देखिएगा कि इसमें कितना का अंतर है? तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, ठीक है, यानी 31 का अंतर है। जबकि इसमें देखिएगा तो इसमें कितना का अंतर है? तो 9 का अंतर है। 9 7 16 के 6, 8 है 1 9। तो यहाँ पे आप देखें क्या कि ए सी और डी में सेम अंतर है, यानी सेम तरह का चीज है। तो यही इसका बेजोड़ है, यानी जिसका जोड़ा नहीं लग सकता है, यानी तीनों तो एक जैसा, यही अलग है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले विकल्प में हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। संबंधित शब्द का चयन करना है। तो यहां पे देखेंगे कि मानव शास्त्र के द्वारा मानव का अध्ययन किया जाता है। तो उसी प्रकार ऊतक का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ऊतक का अध्ययन जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊतक विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ऊतक विज्ञान के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह व्हाट के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, ये चीज निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा कि 14 और 21 को यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर तो इतना आएगा नहीं। क्या गुना करने के बाद आ रहा है क्या? तो 14 कम 14 के 4, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, यानी लगभग आपका इसके नजदीक यह पहुंच गया, ठीक है। फिर यहां पे देखिएगा 15 और 22 में गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 के 0, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी 330, ये भी इसके नजदीक पहुंच चुका है। इसके बाद इसमें गुना करेंगे इसको 17 में 24 से, 17 चौके 68 के 8 हासिल 6, 17 दूनी 34, 34 और 6 40, यानी 408। अब यहां पे देखेंगे कि इसमें यह 4 कम है, इससे 4 कम है। इसमें देखेंगे
कि इसमें 5 कम है, तो इसमें 4 कम है, इसमें 5 कम है, तो इसमें कितना कम होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिएगा कि इससे पहले 4 कम हुआ, 4 कम हुआ होगा, ये दोनों में हम देखते हैं कि 5 कम है, तो फिर आगे देखेंगे कि यह 7 कम होगा। ठीक है, तो 7 यदि हम कम करते हैं इसमें तो कितना आ जाएगा? 401 आ जाएगा। ठीक है, 401 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक निश्चित कूट भाषा में ASSOCHAM को KGGYOATY के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ACRGERIE को कैसे लिखा जाएगा, ये चीज पूछा गया है। तो समझिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि जो काम ये दोनों में किया गया होगा वही काम हम इसमें करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि आखिर इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों में क्या किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम लिखते हैं, जगह तो छोटा पड़ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इधर करके लिखते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं, ASSOCHAM इसको लिखा क्या गया है? KGGYOATY लिखा गया। तो ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें 8 लेटर है, इसमें भी 8 लेटर है। क्या यहाँ पे किसी प्रकार से यह लग रहा है क्या कि इतना यह बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है? यानी इसमें कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, लेकिन यानी एक ढंग से, एक तरीके से नहीं बढ़ रहा है न घट रहा है, यानी कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा घट रहा है ना? तब यहाँ पे देखेंगे कि आखिर इसमें क्या किया गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम इसके अपोजिट लेटर से इसको बदल दें, जैसे में यहाँ पे देखिए ए का जेड होता है, एस का आप जानते हैं कि एच होता है हाई स्कूल, एच, ओ का क्या होता है? एल होता है, एल। अब यहाँ पे अब हम लोग मैच करेंगे इसमें 4 लेटर में। देखिए 4 लेटर में यदि हम मैच करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा, थोड़ा सा जगह का अभाव है तो हम लोग यहीं से ऐसे मैच करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जेड, अगर हम क्रॉस यहाँ पे देखते हैं कि जेड से, यानी जेड 26 नंबर, वाई 25 नंबर, यानी एक कम दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि एल 12 में से 1 घटाएगा तो 11, यानी 1 माइनस हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ क्रॉस अगर देखते हैं इस प्रकार तो H8 G7, यानी 1 माइनस हो रहा है। इसमें भी क्रॉस देखिएगा तो H8 G7। ठीक है, इस प्रकार आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया, अपोजिट करके और -1 करके लिखा है, बिल्कुल इस प्रकार। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं आधा का वैल्यू, आधा का वैल्यू देखते हैं। तो आधा का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे देखिए C का X होता है उल्टा, है ना, अपोजिट लेटर, H का S होता है हाई स्कूल, A का Z होता है, M का N होता है। अब इसमें देखेंगे कि क्या उसी प्रकार है क्या। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे देखिएगा कि N का यहाँ क्रॉस करेंगे तो O, यानी 1 इसमें बढ़ रहा है, इसमें 1 माइनस हो रहा था जबकि इसमें 1 प्लस हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे कि इसमें भी आप देखेंगे कि x है। अब x को देखना, x में से, हाँ, x में 1 ऐड करेंगे तो y आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा क्रॉस देखेंगे तो यह हमारा s है, s के बाद क्या है, t है, यानी 1 प्लस करके है। z में 1 प्लस करेंगे तो a आ जाएगा, क्योंकि z के बाद किससे शुरू होगा, तो a से शुरू होगा। यानी इस प्रकार यहाँ पे, तो इसमें आप +1 देख रहे हैं, इसमें आप -1 देख रहे हैं, इसमें -1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है।
अब यहाँ पे देखिए किसका वैल्यू पूछा गया है, ACURGERIE को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं SURGERIE, चलिए इसको लिख लिए। अभी इसको क्या करना है, इसको अपोजिट लेटर से प्रतिस्थापित कर देना है ना। तो यहां पे देखिएगा कि एस का क्या होगा, तो एच, यू का क्या होता है, तो एफ होता है, आर का क्या होता है, आई होता है, इंडियन रेलवे, है ना। जी का क्या होता है, टी यानी जीटी रोड, ई का क्या होता है, भी होता है, आर का आई होता है, आई का आर हो जाएगा, ई का क्या होगा, तो भी हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब यहां से हमको क्या करना है कि चार चार लेटर बिल्कुल इस प्रकार से हमको बांटना है। तो यहां पे देखिएगा कि इस प्रकार हम लोग लिखते हैं, ऐसे एक घटा करके लिखेंगे। तो टी में से एक घटेगा, यानी 20 में से एक घटेगा तो एस 19 पर हो जाएगा। इसका देखिएगा कि इसमें से एक घटाएंगे तो एच 8 में से एक घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 पर जी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि इसको ऐसे घटा करके लिखते हैं हम लोग, तो आई है ना, आई है, आई में देखेंगे कि आई 9 नंबर पे होता है, एक घटाइएगा तो एच हो जाएगा। इसका बाद एफ 6 नंबर पे होता है, एक घटाइएगा तो ई, यानी SHEG हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि एक एक ऐड करना है, इस प्रकार ऐड करना है यहाँ पे। तो भी 22 आ 23 पर डब्लू हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा कि भी है, भी 22 आ 23 पर डब्लू हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे इस प्रकार क्रॉस करेंगे तो आर के बाद आर 18 आ एस 19, यानी एक बढ़ जाएगा। और इसमें देखिए आई के बाद क्या हो जाएगा, आई के बाद जे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा SHEG, SH किधर गया, SHEG WSJW, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये चीज समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यह लेवल का क्वेश्चन था, है ना, लेकिन चलिए कहीं ना कहीं काम वहीं आ जाएगा आपको, और इतना हार्ड बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 92, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा, उसके पिता, किसके पिता, जिसके तरफ इशारा कर रहा है, तो इशारा किसके तरफ कर रही है महिला, आदमी के तरफ। तो यहां पे देखिए आदमी लिखेंगे, आदमी, और बोला है क्या कि उसके पिता, यानी किसके, आदमी का पिता, आदमी के पिता की पुत्री, आदमी के पिता की पुत्री, पुत्री यानी आदमी की बहन, इसकी बहन होगी, बहन, मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। यह महिला बोल रही है, महिला बोल रही है कि इस आदमी के पिता की पुत्री जो है वह मेरी मां के एकलौती पुत्री है। तो मां के एकलौती, एकलौती मतलब क्या, एक के गो है ये है, यानी एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री। तो इसका मतलब यह महिला खुद हुई, ये महिला खुद हुई, महिला के मां के एकलौती पुत्री यह है, इसका मतलब महिला खुद है। अब आगे बोला गया कि उस महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी महिला का जो पति है, महिला का जो पति है, इसका ये पति जो है पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी इस आदमी से कैसे संबंधित। तो इसका ये बहन, आप बहन के पति है, यानी बहनोई, यानी जीजा जी होगा। तो यहां पे देखिए बहन का पति, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बहन का पति। चलिए क्लियर है, आगे हम लोग देखते हैं। नाइन्टी 92 हो गया।
चलिए 93 देखिएगा। नाइन्टी थ्री में देखिएगा कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 8/3% की वृद्धि करने से 720 रुपये अधिक मिलते हैं, उसकी मासिक आय क्या है। देखिएगा यहाँ पे कि 8/3% मतलब क्या, बटा में 100 से गुना कीजिएगा तो यह 300 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत हटाते हैं तो बटा में 100 लिखते हैं, लेकिन पहले से ऑलरेडी 3 है तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि बोला गया कि 8/3% की वृद्धि होती है, यानी 8 की वृद्धि होती है। 8/3% मतलब कितना, तो 8, यानी 8 की वृद्धि हुई, लेकिन वृद्धि कितना का हुई, तो 720 रुपए की वृद्धि हुई। तो देखिएगा कि 8 से यह कितना बार में कटेगा, तो 90 बार में कटेगा, यानी इसका 90 गुना है। तो हम लोगों से बोला गया कि उसकी मासिक आय कितना है, तो उसका मासिक आय जो है यानी मूल मान जो होता है वही वैल्यू होता है। तो यहाँ पे किस में वृद्धि किया गया था, तो मासिक आय में वृद्धि किया गया था, इसका मतलब 300 में वृद्धि किया गया था, है ना। तो यही इसका मासिक आय हो गया 300। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक बराबर आपका एक यूनिट का वैल्यू 90 है, तो 300 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 गुना 90, 9 27,000, 27,000 आपका आंसर हो जाएगा, 27,000, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दोगुना है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि ए, बी, सी, डी और ई 5 संख्याएं हैं, जिसमें से बोला गया कि पहले 4 संख्या, प्रथम 4 संख्या कौन, ए से लेकर डी तक, ठीक है, इसका औसत क्या है, तो 5वीं संख्या का दोगुना है। इसका मतलब क्या है कि देखिए औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या, यानी 4 संख्या का औसत है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हमने वहां पे 5 संख्या माना है, तो यहाँ पे देखिएगा कि प्रथम 4 संख्याओं का योग हुआ यह, और योग में संख्या से भाग देंगे तो औसत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे तो इसका यह औसत हो गया। तो 4 संख्याओं का जो औसत है वह 5वीं संख्या का दोगुना है। तो 5वीं संख्या कौन है, तो ई है, यानी ई का यह दोगुना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो ई में 2 गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। 4 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना, 4 दूनी 8 ई, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी चारों का योग कितना हो गया, तो 8 ई हो गया। ठीक है, अब बोला गया यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या होगा। तो आप जानते हैं कि औसत गुने संख्या बराबर क्या होता है, योग होता है। तो योग यहाँ पे देखिएगा कि 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो 27 में यदि हम 5 से गुना करेंगे तो यह पांचों संख्याओं का योग हो जाएगा, पांचों संख्याओं का योग हो जाएगा, यानी 7 × 5 = 35 के 5, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 135। 135 जो योग आया वह कितने संख्या का आया, तो पांचों संख्याओं का योग आया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 135। हम लोगों से पूछा गया 5वीं संख्या क्या है, यानी ई का वैल्यू पूछा गया है, ई का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी इसका वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं 8 ई, यानी ए से लेकर के डी तक का योग जो है 8 ई है। तो 8 ई रखेंगे और प्लस ई यहाँ पे है, ई बराबर कितना, 135। 8 है 1 9 ई, 9 ई बराबर हो जाएगा 135। 9 से काटेंगे तो 15 नमा 135, यानी ई बराबर हो गया हमारा कितना, तो 15, यानी 15 हो जाएगा 5वीं संख्या। 5वीं संख्या 15, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्लियर है, हाँ बिल्कुल। अगला देखिएगा कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 था। नए छात्रों का प्रवेश हुआ और लड़कों की संख्या में 20% और लड़कियों की संख्या में 50% की वृद्धि हो गई। कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। तो पहले देखिएगा कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था वह कितना था, तो 5:4 था।
इसके बाद देखिएगा कि 20% लड़कों की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिए 5 पहले था, 20% वृद्धि का मतलब क्या होता है, यह अपने आप में 100% पहले से था, तो 20% वृद्धि अर्थात 120, यानी वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब बटा में 100, यानी प्रतिशत के लिए बटा में 100। इसका देखिएगा 4 गुना लड़कियों की संख्या में 50% वृद्धि, यानी 150 बटा 100। ये दोनों के बीच में रेशियो निकालना है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 3 से 3 चौके 12, 4 से 4 कैंसिल, यानी 1:1 हो जाएगा। 1:1 हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला देखिएगा कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, तब अनुपात 1:2 हो जाता है। बड़ी संख्या क्या है, ध्यान से समझेंगे कि दो संख्याओं के बीच में यदि 5 का अंतर है, तो छोटी संख्या माना कि x होगा, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा, ठीक है। तब ना दोनों के बीच में 5 का अंतर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि ऊपर आपका छोटी संख्या, नीचे में बड़ी संख्या है। बोला गया क्या कि यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए, तो घटा दीजिए 25 इसमें से, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दीजिए इसमें 20, ठीक है, 20 इसमें जोड़ दीजिए। तो यह अनुपात जो है वह हो जाता है कितना, 1:2। तो अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं, 1/2, इसलिए हम इसको पहले ही बटा में लिख दिए थे, ठीक है, कि दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x - 25 दूनी 50 बराबर 1 से गुना कीजिएगा क्रॉस, तो ये हमारा हो जाएगा x + 20 और 5 25। अब इसको उधर हम ऐड कर देते हैं, इसको इधर हम घटा देते हैं। 2x में से 1x घटेगा तो x बराबर 50 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 50 + 25 यानी 75। 75 जो आया यह कौन सी संख्या, तो छोटी संख्या, ठीक है। हम लोगों से बड़ी संख्या पूछा गया, जबकि यहाँ पे देखिए 75 भी ऑप्शन में दिया गया है, तो बड़ी संख्या पूछा गया, इसलिए ध्यान से। तो बड़ी संख्या x + 5 है, तो x का वैल्यू 75 और +5 यानी 80। 75 + 5 यानी 80, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 80, बिल्कुल सही। 75 नहीं होगा, 80 होगा, 75 नहीं होगा, 80 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि एक वस्तु की लागत कीमत उसके विक्रय मूल्य का 40% है, यानी एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वह उसके सेलिंग प्राइस का 40% है। तो 40% का वैल्यू कितना, चलिए लिख दीजिए 40%, सीधा लिख दीजिए, बात बराबर। यहाँ से 20 से 20 दूनी 40, 20 × 25 100, इसको हम इधर लाते हैं, तो CP बटा में क्या है, SP बराबर 2/5, यानी CP हमारा यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 2 हो गया, और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 5 हो गया। अब हम लोगों से क्या बोला गया है, तो विक्रय मूल्य का लागत कीमत से प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी किससे तुलना करना है, तो लागत कीमत से तुलना करना है। क्या निकालना है, तो विक्रय मूल्य का निकालना है। तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखना है, तो 5 के बारे में यानी विक्रय मूल्य के बारे में पूछा गया है। तुलना किससे किया गया है, तो लागत कीमत से तुलना किया गया है, ठीक है। तो लागत कीमत नीचे रखेंगे, और ये भिन्न में आ गया, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर दीजिए। 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, 50 × 5 यानी 250, 250%, 250%, ठीक है, 250% यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 250%, ठीक है, 250%। चलिए बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैथ पर ध्यान दे दीजिएगा ना, तो समझिए 10 में 10 नंबर आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा, है कि नहीं।
जितना समय है उतना में आपको ध्यान दे देना है। अगर आप लोगों का मैथ यदि कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर आप चाहते हैं मैथ को ठीक करने के लिए, तो एक चैनल जरूर जाकर के विजिट कर लीजिएगा, मैथ्स हंगामा, मैथ्स हंगामा, मैथ्स हंगामा, ठीक है। वहाँ पे जाकर के जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके बाद आप वहाँ से बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। वह मैथ रीजनिंग का स्पेशल चैनल है, तो वहाँ पे हम ही पढ़ाते हैं, हम ही क्लास करवाते हैं। सुबह में लाइव क्लास चलता है आपका प्रतिदिन, हाँ, संडे को छोड़ करके प्रतिदिन क्लास चलता है, तो वहाँ पे जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सुबह में चलता है 8:15 पर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा कि 500 रुपए की राशि कितने प्रतिशत की ब्याज दर पर 5 वर्षों में 600 रुपए हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हो जाती है मतलब क्या, मिश्र धन, यानी 500 रुपया मूलधन था, हो गया 600 रुपया, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो ब्याज निकलता है। तो 600 में से 500 घटा दीजिएगा, इसका मतलब ब्याज कितना, तो 100 रुपया। आप जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन हमारा क्या है 500 गुना समय, समय कितना है तो 5 वर्ष, और यहाँ से रेट निकालना है, ठीक है, रेट निकालना है, बटा में 100। यह आपका एसआई का फॉर्मूला होता है। देखिए 00 से 00 कट गया, 5 से काटेंगे 20 25 100, 5 से 5 चौके 20, रेट हमारा क्या निकल गया तो 4%, रेट हमारा आ गया 4%, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। यदि तय की गई दूरी 275 किलोमीटर है, तो इसे तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो देखिएगा क्या क्या चीज़ दिया गया है, तो चाल दिया गया है, दूरी दिया गया है और समय पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी हमारा क्या है 275 है, और चाल क्या है तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या यह 5 बार में कट जाएगा, क्या 5 25 के 5 हासिल 2, 5 25 2 27, बिल्कुल 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 घंटे, 5 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, 5 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 5 घंटा। देखेगा कि अर्जुन और अनुराग किसी काम को क्रमशः 5 व 6 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम करते हैं तथा कुल 770 रुपये कमाते हैं। इस राशि में अर्जुन का हिस्सा कितने रुपए होगा वह ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझेंगे कि अर्जुन और कौन है, अनुराग है, अर्जुन और अनुराग है। यहाँ पे देखेंगे कि अर्जुन को लगता है 5 दिन, जबकि अनुराग को लगता है 6 दिन। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30, यानी एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। 5 से भाग दीजिएगा 6 बार में, 6 से भाग दीजिएगा 5 बार में, ठीक है। ये हमारा इसका एफिशिएंसी निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि कार्य क्षमता के अनुसार ही, यानी क्षमता के अनुसार ही रुपया बटाता है। हाँ, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया तब तो पैसा बांटा जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि अनुराग को मिलेगा 6 और अर्जुन को मिलेगा 6 और अनुराग को मिलेगा 5, ठीक है, यह रेशियो में आ गया। यहाँ पे देखेंगे कि अर्जुन को 6 रुपया मिलता है अनुपात में, तो अनुराग को मिलता है 5 रुपया। दोनों को मिलाकर के कुल धन कितना मिलता है, तो 6 5 11, अनुपात में 11 मिलता है, लेकिन दोनों को मिलता है कितना, दोनों मिलकर कितना कमाते हैं, तो 770 रुपये कमाते हैं। बात हो गया बराबर। 11 से काटेंगे तो 70 बार में कटेगा, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 70 हो गया। अनुपात 1 का वैल्यू 70 आ गया, तो हम लोगों से अर्जुन का हिस्सा पूछा है, तो यह पहले वाला आपका अर्जुन का हिस्सा है। तो 7 × 70, 7 × 70, तो 7 7 49, यानी 490, 490, यानी 490 रुपया किसको मिलेगा, तो अर्जुन को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोगों से अनुराग का वैल्यू पूछा जाता तो इसमें हम लोग गुना करते, किस में, 5 में, ठीक है। तो 7 × 5 = 35, यानी 350 हो जाता। तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे दिया गया, ठीक है।
सॉरी गड़बड़ हो गया, 7 से गुना कर दिए, 6 से गुना ना होगा, सॉरी 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 सॉरी, देखिए इसका 6 ना है, तो 6 गुना 70, तो 7 42 यानी 420, 420 हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 से यहां पे गुना कर दिए थे, 6 था, तो 420 होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर 89 का डी नहीं होगा, कैसे होगा? सर आ जाइए, हो गया। नवासी के डी कैसे होगा? एक भाई साहब कमेंट कर रहे हैं कि सर 89 का डी होगा। तो यहाँ पे देखिए मानव शास्त्र का संबंध किससे? मानव से है, यानी मानव शास्त्र यानी मानव का अध्ययन को दर्शाता है। उसी प्रकार उत्तक किसको दर्शाएगा? तो उत्तक विज्ञान, यानी उत्तक का अध्ययन उत्तक विज्ञान के तहत किया जाता है। तो डी कैसे हो जाएगा? वो तो कैंसर विज्ञान हो गया, है ना। देखिए लोग, आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। और देखो, टेस्ट लगा कर ये कभी मत डरो कि हमारा 50 आ रहा है, 30 आ रहा है, हमारा रिजल्ट नहीं हो जाएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा, उसका 80 आ रहा है। देखो, टेस्ट में तुम 95 का ही नहीं सही किए, अगर वहां जाकर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, काम खत्म। यानी वहां जाकर ओएमआर शीट बढ़िया से भरना है, प्रेशर को मेंटेन करना है। बहुत से देखो कि पढ़ने वाले लड़के रिजल्ट बहुत देते हैं, लेकिन एक दारू या रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि उसमें उसका बैड लक होता है, आने वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। बहुत से लड़कों को क्या होता है कि 85-60 लगा रहे, वहां जाकर 80 क्वेश्चन सही कर आ जाते हैं, क्योंकि उनका लक होता है। सो लक एकदम मायने साथ देता है, लेकिन लेबर सबसे ज्यादा मायने। लक, लेबर, चांस। चांस मिला है तुम लोगों को, फॉर्म भरे, लेबर कर रहे हो, और लास्ट में माइनर जो होता है लक होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो अभी से ये डरने की जरूरत नहीं है। होप आप लोग बहुत अच्छा स्कोर किए होंगे। और साथ में मैं कोशिश करूंगा, ये बुक मैं मार्केट से गया खरीद कर लाया हूं, इसका नाम है सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र, पॉइंट टू टेस्ट पेपर के साथ। टोटल इसमें टेस्ट जो है, इसमें टोटल टेस्ट है आपको 341। प्रॉपर रूप से ये रेलवे के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका ये ब्रह्मास्त्र है। यहां पर आप देख सकते हो। इस बुक का प्रचार मैं नहीं कर रहा हूं, ये बुक का मैंने जीके का लेवल देखा, मैंने बहुत स्टैंडर्ड ठीक ठाक है। सो आप लोग बोलोगे तो सारा का सारा टेस्ट मैं करा दूंगा। अब आप लोगों को सहमति चाहिए, अगर आप चाह रहे हो तो ये टेस्ट मैं करा दूंगा। क्योंकि एक बात समझ लो, एक कोई भी बुक करा पाऊंगा, या तो ऑनलाइनर्स महेश बंडवाल करा देता हूं, या ये बुक करा देता हूं। तो आप लोग बताओगे, क्योंकि रक्षाबंधन में छुट्टी होगा, और उस छुट्टी में कुछ समय यूटिलाइज किया जा सकता है, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इस बुक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कराए जा सकते हैं। तो अगर आप लोग कहोगे तो ये ब्रह्मास्त्र जो है छोड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आपका लेवल का क्वेश्चन है। जैसे पहला अधिवेशन संविधान का कहां हुआ था, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसकी है, बाइबिल के सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र क्या है, लोक प्रशासन के जनक किसे कहा जाता है। ऐसे कुछ विविध टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी इसमें दिए हुए हैं, जो कि आपको एकदम डायरेक्ट में पेपर में देखने को मिल जाते हैं, तो कंफ्यूजन में लोग हो जाते हैं। वो भी क्वेश्चन आप लोग इसमें से कर लोगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बुक मुझे कराना चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है? ठीक, चलो। तो इसमें टोटल देखा जाए तो अच्छा खासा ये टोटल अगर देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन की संख्या लगभग 18,000 प्लस है। 18,000 प्लस है, यानी हर बार रिवीजन होगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन, और हर आपको क्वेश्चन पर पकड़ बन जाएगा। रिवीजन करने का समय है, अभी समय है। तो मुझे लगता है कि आप लोग कहोगे तो मैं रखूंगा मैराथन। इसका लगातार मैराथन रहेगा 6 घंटा 8-8 घंटा का, और इसे नास्तोबूत किया जाएगा, यानी इसको खत्म किया जाएगा। यानी हजार प्रश्न कर इसको खत्म कराना पड़ेगा। तो आप लोग साथ दोगे तो मैं जरूर इसका स्टार्ट करूंगा। सो आप लोगों को बताना है कि स्टार्ट कर दिया जाए, आपको जो भी अच्छा लगे सर जी कीजिए, ठीक है। तो मैं इसका कंपाइल करा रहा हूं, और जितना हो सके जल्दी इसे खत्म कराएंगे। सर ऑफिस में कोई आया है, लेकिन इसको जितना जल्दी हो सके खत्म कराया जाएगा। और आप लोग भी अपने तैयारी में लगे रहिए, ठीक ना। मटेरियल देखो, मटेरियल नहीं,
मटेरियल के पीछे मत भागो, मटेरियल तुम्हारी इतना सा मटेरियल है, कौन कौन पढ़ पाओगे? एक बुक जरूर खत्म करो। अगर बोलोगे तो इससे पहले मैं महेश बंडवाल खत्म कर सकता हूं, वो भी खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं है। महेश बंडवाल ही सबसे पहले खत्म करते हैं, उसके बाद समय बचता है तो इसमें हाथ लगाया जाएगा। ठीक, तो चलो आप लोगों का राय मैंने माना। बहुत लोग बोल रहे हैं सर जी महेश बंडवाल पहले खत्म कर दीजिए, सो महेश बंडवाल हम खत्म करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके कटअप कितना जाएगा। यहां से कटअप देख लो, अगर कटअप देख लो, यही कटअप के बीच में आपको रखना है, यही कटअप रखना है। चलो अभी हम कटअप के ऊपर बात कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ अब।